बॉम्बे अगले 20 साल में डूब जाएगा, आधे ज़्यादा डूब जाएगा। लक्षद्वीप तो बता रहे कि अगर यही रहा तो लक्षद्वीप के पूरे रिफ्यूजीज हमें केरला में लाने पड़ेंगे। जो जलवायु परिवर्तन है वो तो हो चुका है, वो हो रहा है और ज़्यादा तेजी से हो रहा है। और क्लाइमेट सिर्फ ये पागलपन ना बोले कि पेड़ लगा दो, और ये ठीक है पेड़ लगाना जरूरी है उसके लिए, लेकिन सिर्फ पेड़ लगाने का हल हो गया। लेकिन साथ में ये भी समझा है कि गाड़ी ना की, ये पृथ्वी हमारी, इसको मतलब कमोडिटी की तरह, मतलब वस्तु की तरह मत देखिए। सर, शहरों में जो हाशिए पर समुदाय खड़ा है या जो मजदूर तबके हैं, उन पर जलवायु परिवर्तन के असर को आप कैसे देखते हैं? मतलब इसमें देखने की क्या बात है, तो सामने असर पड़ ही रहा है। और पहले तो ये समझना जरूरी कि जलवायु परिवर्तन एक्चुअली है क्या चीज़ है। खासकर जो पिछले काफ़ी सालों से, अगर सरल भाषा में हम कहें तो सरल भाषा में ये है कि पूरे विश्व में विश्व की गर्मी बढ़ रही है और जितना टेम्परेचर होना चाहिए उससे ज़्यादा जा रहा है। और इसको जब से नापना शुरू किया है तो ये बताया जा रहा है कि जो औद्योगिक क्रांति दुनिया में हुई है उससे अगर ये 1 दशमलव, पहले 2 डिग्री था, लेकिन अगर 1.5 डिग्री ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आप लगाएं पिछले 200-250 साल से देखते हैं, तो ये एक टिपिंग पॉइंट है। तो इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा उसको हम देखते हैं। शहरों में भी इसी का बात है। इसमें बहुत बड़ा जो जिम्मेवारी है वो है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ, मतलब जो विकसित मुल्क हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अपना विकास के रास्ते में कार्बन का विसर्जन किया है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ी चीज़ है जो कार्बन एमिशंस है, मतलब इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड है और भी इसमें कैसे है। और ज़्यादातर ये जो आती है 60% से ऊपर, ये हमारे जो गाड़ियाँ चलती हैं उनसे ज़्यादा आती है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि इसका एक बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं, चाहे हम जो हर साल इसका समीक्षा करते हैं, और इसकी जो सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है जो हमारे शहरों में गरीब लोग रहते हैं, किस तरह से असर पड़ने वाला है। मतलब पहला तो ये है कि हिंदुस्तान के परिवेश में अगर आप देखेंगे तो उसमें वो ये कह रहे हैं जो क्लाइमेट वैज्ञानिक हैं कि 2 तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये हो रही है कि गर्मी बढ़ने से मतलब आपका ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर तेजी से पिघलने से आपका क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा असर इसका पड़ रहा है जो हमारा कोस्ट है हिंदुस्तान में, जो हमारे मतलब बेसिकली जितना भी कोस्ट लाइन, तो उसमें वो डूब जाएंगे। बॉम्बे अगले 20 साल में डूब जाएगा, आधे ज़्यादा डूब जाएगा। चेन्नई, इस तरह से और जो कोस्ट के शहर। और हम हमेशा मजाक करते थे बांग्लादेश और वो हमेशा इस बात से करता था कि एक टापू को लेकर बांग्लादेश बोलता था हमारा है, हम बोलते थे हमारा है। अभी वो डूब गया पानी के नीचे। तो आप समझ सकते हैं कि असल में ये बड़ा मामला है। और हमारे लक्षद्वीप तो बता रहे कि अगर यही रहा तो लक्षद्वीप के पूरे रिफ्यूजीज हमें केरला में लाने पड़ेंगे। तो ये एक सीरियस मामला है और इसी वजह से हो रहा है जो हम ग्लोबल वार्मिंग इसको कह रहे हैं। दूसरा इसमें कह रहे हैं कि जो बारिश के दिन है ना वो कम हो रहे हैं। तो बारिश बढ़ रही है लेकिन वो कम पीरियड पे आ रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि एकदम से बारिश आएगी, और अगर हमने नीचे जो ज़मीन है वो ज़मीन में परिवर्तन कर दिया है तो उससे फिर वो शहरों में फ्लडिंग होगी, शहरों में और जगह पे एकदम से बाढ़ आ जाएगी। तो वो, और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि इसको एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बोलते हैं। एक्सट्रीम वेदर मतलब ऐसे इवेंट्स जो जैसे पहले मान लो आप सुनते थे हाँ जी बाढ़ आई, कितने 100 साल में बाढ़ आई, तो ठीक है आई तो चले गए, फिर नहीं आएगी बाढ़। लेकिन अभी वो बता रहे हैं कि वो जो पहले 100 साल में आती थी, अभी 100 साल में 100 बार आएगी। तो ये अब सवाल ये है कि इसका असर किस किस पे, कैसे आपने सवाल कहा, शहर पे कैसे गरीबों से पड़ रहा है। उससे पहले समझना कि शहर क्या हो रहे हैं। ये शताब्दी बताई जा रही है कि ये दुनिया में हिंदुस्तान की शहर की शताब्दी है। दुनिया में पहले ही 50% से ज़्यादा लोग शहरों में रह रहे हैं, करीब 58-60%। हमारे मुल्क में भी करीब
40% के आसपास, क्योंकि अभी सेंसस हुआ नहीं है, सेंसस होगा तो पता लग जाएगा, लेकिन 40 के आसपास हम बता रहे हैं कि शहरों में अगले 15 साल में हम 50% से ज़्यादा शहरों में आ जाएंगे। अब शहरों की बनावट क्या हो रही है, आप खुद देखिए अपने लखनऊ शहर में क्या हो रहा है। मैं मतलब बहुत समय के बाद लखनऊ आया, तो मैं देख रहा हूँ एक से ही शहर बन रहा है, पूरे हिंदुस्तान के सारे शहर तकरीबन एक से बन रहे हैं। सब जगह क्या हो रहा है, आपकी जो ज़मीन थी वो ज़मीन को तब्दील किया जा रहा है, जिसको वो कह रहे हैं कि लैंड यूज चेंज हो रहा है। तो उसमें ये है कि अगर आप ज़मीन को तेज़ी से बदलेंगे तो क्या होगा कि रियल एस्टेट बिल्डिंग आप कर रहे हो, फ्लाईओवर बना रहे हो, तो ज़्यादा मिडिल क्लास अमीर के लिए शहर आप बना रहे हो। इससे 2-3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो आपका जो शहर के अंदर जो बाढ़ आती है, बाढ़ तो आएगी आएगी, लेकिन आपकी जो क्षमता थी उसको मतलब कि वो पानी सूख जाएगा, पानी बह जाएगा, तो पानी बहने के रास्ते हमने बंद कर दिए हैं कि वहाँ बिल्डिंग बन गई है, वहाँ हाईवे बन गए हैं, और सूखने की जगह हमने मतलब पत्थर लगा दिया, उस पर बिल्डिंग बन गई। जैसे हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं, ये भी इसी तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये परिवर्तन सब जगह पर हो रहा है। अब शहरों में कौन रहता है? अब जब ये रियल एस्टेट शहर में घुसता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं गेटोइजेशन, और रियल एस्टेट बिल्डिंग से होता है कि जो गरीब है वो तो इसमें नहीं रह सकता। अब मुझे पता नहीं लखनऊ में एक फ्लैट की क्या कीमत है, लेकिन अगर एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ के आसपास होगी, 80 लाख से 1 करोड़, तो 80% आबादी जिसकी आमदन 15 से 20 हज़ार है, वो कहाँ रहेगी? तो शहर से बाहर जाएगी। तो वो एक तो शहर से बाहर धकेली जाती है, रहने के उनके जो कोई भी साधन थे वो निकलते हैं हाथ से, तो उनका रहना सहना अपने आप में मुश्किल पड़ जाता है, एक बात। दूसरी बात जिसमें कहा कि ओवरऑल अगर गर्माइश हो रही है, तो पहले जैसे कहते थे कि कभी एक दिन बहुत गर्म हो गया, अभी वो एक दिन में भी बहुत दिन गर्म हो गया, जब खासकर इस जगह पे हम कहते हैं। एक तो मैंने कहा अर्बन फ्लडिंग, उसमें उनके घर बह जाएंगे। दूसरा है कि अगर वो जो 34-35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है, जिसको हम कहते हैं कि एक है कि गर्मी होना, एक होता है हीट इंडेक्स होना, तो अगर वो ऊपर गया तो उसके बाद वो उसकी क्षमता काम करने की इंसान की खासकर, और क्योंकि जैसे जो मेहनत कश है, जो घर बनाने का काम करते हैं, जो अपना रेडी फड़ी लगाते हैं या दूसरी मजदूरी करते हैं, उनके तो एसी नहीं है क्षमता रखने की, तो वो क्या करेंगे? उनका या तो काम जाएगा या काम पे आएंगे तो मरेंगे। मतलब उनकी वो आहिस्ता आहिस्ता, एक है तुरंत और एक है आहिस्ता आहिस्ता उन पर असर पड़ेगा। दुर्भाग्य क्या हो रहा है कि जो शहर की बनावट हो रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसका मूल मंत्र ये है कि वो बेसिक बुनियादी गलत सोच से है कि सिटीज आर इंजन्स ऑफ ग्रोथ, कि शहर जो है वो विकास का इंजन है, वो गलत है। वो बेसिक प्रेमाइस ही गलत है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि उसको सिर्फ एक ग्रोथ के नज़रिए से शहरों को देखा जा रहा है, ना कि लोगों के नज़रिए से। तो ये हम देखते हैं कि इसका असर बहुत पड़ रहा है। इसलिए हमने देखा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पिछले साल गर्मी से लोग मर गए, तो वो और बढ़ेंगे अगर हम उसमें रेमेडियल मेजर्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन है वो तो हो चुका है, वो हो रहा है और ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। अब सवाल ये है कि हम उसमें कैसे हस्तक्षेप करें, ताकि हस्तक्षेप करके हम अपने आप को बचा सकें। तो बचा सके कैसे? कि क्यों नहीं आप ज़्यादा अपने जो शहर है उसमें ऐसा निर्माण करो जहाँ छायादार आप जगह ज़्यादा रखो। घरों का निर्माण कैसा होगा, डिज़ाइन घरों का कैसा होगा। तो ये बुनियादी चीज़ें बेसिकली है जो हम देखते शहर में नहीं है, और इसका असर मतलब सब पर पड़ता है, लेकिन जो गरीब है, जिसको एसेट नहीं है, मतलब संपत्ति नहीं है, उस पर ज़्यादा असर पड़ता है। सर, जैसा भी आपने कहा कि जो ये नए तरह का विकास है, जो सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उसका असर जो शहर में रहने वाले अर्बन स्लम्स हैं, वो शहरों से बाहर धकेले जा रहे हैं। तो अभी इसका उपाय क्या है? अभी वो क्या करें? मतलब कैसे इससे निजात पाए, या उनके लिए जो हमारी पॉलिसी बन रही है, जो नीतियाँ बन रही हैं, उसमें क्या आपको खामियां नज़र आती हैं? क्या इनके लिए कोई ऐसा कुछ डिज़ाइन किया गया है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि बुनियादी खामी ये है शहर को इंजन्स ऑफ ग्रोथ समझना। और अगर आप इंजन्स ऑफ ग्रोथ हो तो शहर में क्या किया जाता है? किया ये जाता है कि आपकी जो ज़मीन है, वो ज़मीन तो आप गरीब के लिए भी दे सकते हो, और वही ज़मीन आपकी मतलब रियल एस्टेट के लिए भी दे सकते हो। तो एक तो ये प्रोसेस को बदलना है कि आप जब घर बनाओगे
तो क्यों नहीं आप उसमें ये कह रहे हो कि भाई ठीक है, अगर हम मान लीजिए ये प्लॉट ऑफ लैंड है, इसमें हम मिक्स हाउसिंग करते हैं, पूरे दुनिया में मिक्स हाउसिंग होती है, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा ये फॉर्मूला होता है कि जो शहर में करीब है उसको वहीं पर बसाया जाए, उसके कानून लाना ज़रूरी है। और इस तरह के कानून हमने देखे हैं, उड़ीसा में है, कर्नाटका में है, जहाँ पर उनको घर दिए जा रहे हैं, पट्टा दिया जा रहा है, उनके नाम से ज़मीन की जा रही है। तो पहली, जैसे आपने कहा, बुनियादी बात। तीसरी बात ये है कि इसमें ज़रूरी ये भी है कि जब शहर बन रहे हैं, खासकर उसके तो मास्टर प्लान बनाना है, तो मास्टर प्लान में दो चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि मैं केरला में उस अर्बन कमीशन का मेंबर हूँ और वहाँ पर ये बहुत बहस हो रही है कि दो पहलू। एक तो है कि मास्टर प्लान इंक्लूसिव होना, इंक्लूसिव मतलब भागीदारी से होना चाहिए, और वो शहर की को बिना समझे हुए नहीं बनना चाहिए। सिर्फ कोई बड़े कंसल्टेंसी टेक्निकल फर्म के लिए मास्टर प्लान नहीं होना चाहिए, और सिर्फ ये कि भाई ठीक है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है, वो एक पहलू नहीं होना चाहिए। तो इसलिए किस तरह के घर होंगे, कैसी मोबिलिटी होगी। अब जैसे मैं उदाहरण आपको देता हूँ, मोबिलिटी मतलब घर से जाना, काम पर आना। अब आपके लखनऊ में मुझे लगता है कि एवरेज जो मजदूर है या स्टूडेंट है, जो एवरेज जाते हैं वो 8 से 10 किलोमीटर से भी कम ही है, अगर 5 से 6 किलोमीटर है। तो अगर 5 से 6 किलोमीटर है तो आपको ज़्यादा क्या चाहिए शहर के अंदर? साइकिल ट्रैक होना चाहिए। साइकिल ट्रैक का फिर शेड होनी चाहिए। गर्मी है तो चलिए ठीक है, बहुत चलाएंगे। पानी के बीच में, पुराने ज़माने में ज़्यादा अच्छा प्याऊ होते थे, अभी प्याऊ गायब हो गए। तो इस तरह से शहर की बनावट होनी चाहिए, ना कि आप बड़ी गाड़ियों को लाओ, एयर कंडीशन गाड़ियों के लिए जगह दो। क्योंकि एयर कंडीशन की गाड़ी की जगह तो उतना ही रास्ता है, तो वो जगह आप पैदल चलने वालों को भी दे सकते हैं, साइकिल वालों को भी दे सकते हैं, और वो सारी की सारी जगह आप कार वालों को भी दे सकते हैं। दुर्भाग्य ये है कि फिलहाल जो अर्बन डिज़ाइन है, जो शहर की जो बनाने का डिज़ाइन है, वो अभी कार वालों की। तो क्यों नहीं हम ये कहते कि भाई कार शहर में नहीं जुड़नी चाहिए, लेकिन हर कोई कार लेना चाहता है, इवन गरीब भी कार लेना चाहता है। तो अगर कार लेंगे तो उसके लिए स्पेस हम मांगते हैं। तो अपने आप में ज़िंदगी बचाने के लिए जितनी आप कार ऐड करते हो शहर में, आप अपनी ज़िंदगी की जो वो है कड़ी है, उसको कम करते हो। तो एक तो ये डिज़ाइन में बदलाव होना चाहिए। तो इसलिए जब ये मास्टर प्लान बन रहे हैं, तो उस मास्टर प्लान में हस्तक्षेप होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, माफ़ कीजिएगा, क्या आपको प्रैक्टिकली ये संभव लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि कार की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा असर पड़ेगा, पर क्या ये संभव है कि कारों की संख्या कम की जाए? पूरी दुनिया में संभव हो रहा है, ऐसा संभव है और लोग करके दिखा रहे हैं। जहाँ पर जैसे जिस शहर से मैं आता हूँ, और ये तो हमने नहीं, तो गोरों ने बना कर दिया, वहाँ कार अलाउड ही नहीं है। बहुत सारे 70% शहर में कार नहीं चलती है, तो आप जा ही नहीं सकते। कुछ सील रोड है जहाँ सिर्फ एम्बुलेंस चलती है, तो और वो ज़्यादा बेहतर शहर है इनका, वहाँ पोल्यूशन नहीं है, सब कुछ वहाँ ज़्यादा बेहतर है। तो ये समझने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। और मैं आपको दूसरे भी जगह पर बताता हूँ जहाँ पर इस तरह से विकास का रास्ता बिल्ड हो रहा है। यूरोप के बहुत सारे ऐसे शहर हैं। और दूसरी बात मैंने कहा, जिस हम केरल में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि रिस्क इन्फॉर्म्ड जो मास्टर प्लान होना चाहिए। रिस्क इन्फॉर्म मतलब कि आप शहर का एक एटलस तो बनाओ यार। शहर का एटलस बनाने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए लखनऊ शहर या कोई भी आपका गोरखपुर शहर है, तो लखनऊ शहर में ये पता होना चाहिए कहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और जैसा हम सुन रहे थे डिस्कशंस में भी, तो ये मुश्किल नहीं है। कहाँ पर आपके पानी के जो तालाब है वो बचा के रखने बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर कोई सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए, जैसे वहाँ किसी बिल्डर को नहीं घुसने देना चाहिए। कहाँ पर आपका जो गरीब लोग हैं कहाँ पर रहते हैं, तो आपको पता है कि जो कुछ भी है, देखिए अर्थक्वेक आएगा तो आपको पता है कि उसका क्या होना चाहिए, तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन आपको मालूम है कि ये साल गर्मी पड़ेगी तो ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ेगी। तो उस भयंकर गर्मी के लिए आपके जो सफाई वाले मजदूर हैं उनके लिए आपने क्या काम कर दिया, या आपने तो ये जो रिस्क इन्फॉर्म्ड जो डेवलपमेंट प्लानिंग है, ये होना बहुत ज़रूरी है। और ये रिस्क इन्फॉर्म सिर्फ ये नहीं होता कि कोई दिल्ली से आकर बैठ जाए वो बोले, ये यहाँ के लोगों की भागीदारी से। तो दूसरी बुनियादी बात जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वो लोगों की भागीदारी से होना चाहिए, और लोगों की जो अपनी समझ है उस समझ को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। तब आप शहर में बच सकते हो। आप ये कह लो कि उससे गर्मी नहीं पड़ेगी, मैं ये नहीं कह रहा, वो तो पड़ नहीं, वो तो एक अलग से पहलू है जो पूरे दुनिया में चल रहा है, वो तो मतलब
बहुत ज़्यादा उसमें करने की ज़रूरत है। मतलब वो मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक नई क्रांति की ज़रूरत है, बिना क्रांति के वो नहीं हो सकता। और क्रांति का मतलब ये है कि ये क्रांति सिर्फ मतलब ये तीनों तरह की क्रांति होगी अगर बचना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और क्लाइमेट, ये चारों चीज़ें जुड़ी हुई हो। वो क्रांति किए बिना पूरे दुनिया में आप मतलब ये सोचो बाहर भी आ नहीं है, क्योंकि आप उस पर ऑलरेडी पहुंच चुके हो। अगर आप क्लाइमेट क्लॉक देखेंगे ऑलरेडी आप वहाँ पर पहुंच चुके हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हस्तक्षेप किया जा सकता है। और इसलिए किस तरह से हम हस्तक्षेप करके अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे स्कूल का डिज़ाइन होना चाहिए, कैसे घरों के डिज़ाइन होने चाहिए, ताकि हमारे को जो रिस्क फैक्टर को अगर हम उसमें समझ लें तो रिस्क फैक्टर से हम ये समझें कि ठीक है हीट आएगी तो हम थोड़ा बचने के चांस ज़्यादा है। फिर भी वल्नरेबिलिटी है, फिर भी ऐसा नहीं है कि संकट नहीं होगा, लेकिन कैसे आप उसमें बच सकते हैं। तो ये बेसिक डिज़ाइन है जिससे आप बचते हैं। और इसकी बुनियाद एक ही है, बुनियाद है कि बिना लोगों की भागीदारी के कोई भी डिज़ाइन कामयाब नहीं हो सकता, कोई भी योजना कामयाब नहीं। इसलिए उनकी योजना से ही होनी चाहिए। सिर्फ ये सोचना कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर कर लेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसके साथ जुड़ी हुई है कि अगर लोग काम ही नहीं पर जा पाएंगे, अगर लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं होगी, कौन जाएगा इन रोड्स पर, आप देखिएगा। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बुनियाद बेसिकली जैसे मैंने कहा, साइकिल पे ज़्यादा ट्रैक्स होना, पैदल चलने का ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना, ना कि ज़्यादा प्राइवेट कार होना। तो वो बहुत ज़रूरी है कि पूरा शहर के डिज़ाइन में सारी बातों को ध्यान रखें। सर, जैसा आपने भी कहा कि जो अभी आने वाले समय का भविष्य है जलवायु परिवर्तन का, वो बहुत खतरनाक हो सकता है, होने वाला है। अब पर ये भी सच है, कल और आज के डिस्कशन में लगातार निकल के आया है कि जो जलवायु परिवर्तन में जिनका बहुत कम योगदान है, उसको खराब करने में, नष्ट करने में, वही तबका सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो अभी आप कैसे उनके उसको आप कैसे देख पा रहे हैं, उनके भविष्य को कैसे देख पा रहे हैं, किस तरह उनके मुश्किलें हम कम कर सकें? क्योंकि अभी जब तक हम बीते अगर कुछ सालों में देखें तो क्लाइमेट चेंज की वर्कशॉप बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े शहरों में इंग्लिश में हो रही हैं, और जो तबका इससे प्रभावित है वो इस बात से अभी भी बेखबर है। तो कैसे हम ये जानकारी उन तक पहुँचा पाएँ, कैसे ये उससे इन्वॉल्व हो पाएँ? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने कहा, लेकिन और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि इसमें दो तरह की, एक तो हमारे से मुल्क है, वो बात अलग है कि हम बोले हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली अभी भी गरीबी और मध्यम के बीच में हैं। तो इसलिए दुनिया में जो पूरी वार्तालाप है, वो वार्तालाप ये है कि देखो आपने बर्बाद किया, आप हमें थोड़ा सा आबाद होने के लिए हमारी मदद कीजिए। मदद कैसे कीजिए? ताकि हम ऐसा करें कि हम थोड़ा सा शिफ्ट कर सकें अपनी विकास की धारा को। हमें थोड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मदद कीजिए, ट्रांसफ़र कीजिए टेक्नोलॉजी, ताकि हम थोड़ा इसमें आगे बढ़ सकें देश के स्तर पर। जो मैं अभी नहीं बोलना चाहूँगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमारे यहाँ पर भी तो जो देश के अंदर है, अब शहर में देख लीजिए कि गरीब और अमीर के बीच में, इसको क्लाइमेट जस्टिस बोलते हैं, अंतर। अब सबसे कम कंट्रीब्यूशन है आपका जो शहर का गरीब, कितना पानी लेता है, कितना बिजली लेता है, हाँ, कार तो है ही नहीं बेचारे के पास, तो उसका कार्बन फुटप्रिंट तो वैसे ही बहुत कम है। तो हम इसको कैसे मेजर करें और क्या किया जा सकता है? इसलिए ज़रूरी है कि उनके लिए जो हस्तक्षेप करना है, एक तो उनकी भागीदारी, और ख़ासकर अगर वो उनके घर, सबसे पहले उनका एसेट होना, और वो एसेट और उनका लाइवलीहुड, मतलब उनकी घर होना और उनकी जो ज़िंदगी होना, जहाँ उनका रोज़गार टिका हुआ है, उसको टिकाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनका इस पूरे के पूरे जो प्रोसेस है उसमें बिल्कुल ना के बराबर कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन पर प्रभाव है। ये इंडिविजुअल पे भी है और मुल्कों में भी है। सबसे गरीब जो मुल्क हैं उनका सबसे मतलब कम प्रभाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा उन पर भी असर है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं दुनिया में बोलते हैं। तो अब सवाल ये है कि एक नागरिक के नाते, और वो भी अगेन मैं कहूँगा कि शहर की बनावट बहुत ज़रूरी है। तो शहर की बनावट में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत करेंगे, अगर आप ज़मीन पे ये कहेंगे कि सिर्फ रियल एस्टेट नहीं भाई, सिर्फ होटल नहीं, ज़मीन पे जो लोग रह रहे हैं उनको वहीं पर बसाया जाएगा, उनको 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर नहीं फेंका जाएगा। और घर ऐसे नहीं बनाए जाएंगे कि 20 माला बना दो या 10 मंजिल बना दो जिसमें लिफ्ट हो, बेचारे लिफ्ट देने की क्षमता ही नहीं है, उसके पैसे नहीं है, किराए की क्षमता नहीं है, तो वो लिफ्ट में कैसे जाएगा? और वो मतलब हमारे बोलते हैं कबूतर जैसे रहने के लिए, मतलब 20 स्क्वायर मीटर या इस तरह के घर वो नहीं रचते। तो इसलिए ये सारा कुछ प्रोसेस जुड़ा हुआ है, और इसलिए रोज़गार जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो
ज़्यादातर इसमें क्या काम करते हैं, रेडी लगाते हैं, ज़्यादातर इसमें और कुछ काम करते हैं। तो वो रोज़गार को प्रोटेक्ट करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो असर, जैसा आपने सही कहा, सबसे ज़्यादा असर और प्रभाव वही पर पड़ेगा। वो हैं जो आपके ओपन स्पेसेस में आकर ज़्यादा काम करते हैं। और इसलिए इसमें एक जो बहुत ज़रूरी है, और मुझे वो एक किस्सा याद आ रहा है, जब मैं स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर पढ़ाने जाता था, तो मेरे पास फाइनल ईयर का बैच आता था, तो एक बैच को ये डिज़ाइन दिया गया कि उनको दिल्ली के, एसपी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो दिल्ली के आपको जो होमलेस शेल्टर है, जिनको घर नहीं है, उनके शेल्टर डिज़ाइन करना। तो जब मैंने उनका पहला वो ड्राफ्ट देखा, और मैं मतलब मैंने बोला क्या शहर बना, वो हिंदुस्तान के शहर बनाने के आगे फ्यूचर है, और वो शहर को देखते थे कि वो और हम मतलब किसी और के लिए बना रहे हैं, तो कैसे तोड़ेंगे आप। अब ये भावना सबके दिमाग में है कि वो है और हम हैं, ऐसे नहीं चल सकता है शायद। तो फिर हमने उनको 24 घंटे वहाँ रहने को हमने बोला, पहले वहाँ रहो, फिर शहर, फिर डिज़ाइन बनाओ कैसे बनाना है। तो वो उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन था, उनको समझ में आया कौन लोग कहाँ रहते हैं। तो इसलिए ये जो योजना बनाना और जो डिज़ाइन करना, ये लोगों के साथ मिलकर डिज़ाइन करना, ना कि उनसे हटकर। और इसीलिए ये तभी संभव है जब हम अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को इस पूरे प्रोसेस को समझाएं। और क्लाइमेट सिर्फ ये पागलपन ना बोलें कि पेड़ लगा दो, और ये ठीक है पेड़ लगाना ज़रूरी है उसके लिए, लेकिन सिर्फ पेड़ लगाने का हल हो गया। लेकिन साथ में ये भी समझाएं कि गाड़ी ना खरीदो। कितने बच्चे ऐसे हैं, अब बच्चे क्या क्या ऐप है, क्या खेल करते हैं बच्चे मोबाइल पे, रेसिंग कार। मतलब आपके घर में बच्चा होगा, उसको ये नहीं पता होगा कि मतलब फसल कौन कौन सी होती है, लेकिन उसको ये पता होगा कौन कौन सी महंगी कारें मार्केट। ये बदलना पड़ेगा, एक्चुअली सिस्टमिक फेलियर हो गया है, जिसमें मतलब क्रांति की जरूरत है। तो वो वहाँ पे भी शुरुआत करने की जरूरत है, स्कूल्स में जाना, एंगेज करना। सिर्फ ये नहीं कहना पानी कम पियो, मतलब बकवास है, आधा गिलास पानी पियो आधा नहीं पियो, ये ऐसे नहीं चल सकता ये काम। ये चलेगा मतलब पूरा प्रोसेस को समझना और पूरे इकोसिस्टम को साथ। और अगर कोविड के बाद भी हम पूरे इकोसिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम सब जुड़े हुए हैं, हम अलग नहीं हैं, ये सिर्फ समय का थोड़ा सा है कि कोई आज कहाँ है और कोई और कहीं है। तो ये मुझे लगता है कि ये दूसरा काम भी बहुत ज़रूरी है। तो हम थोड़ा सा शहर को, जिसको हम इंक्लूसिव बना सकते हैं। इंक्लूसिव सिर्फ इंक्लूसिव प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग टूल्स लगाए, ये करा, ये लैंड यूज बदला। इंक्लूसिव एक्चुअली सोशल प्लानिंग का, सामाजिक रूप से कैसे उसको